हेलो एवरीवन। डिज़ाइन और स्टील स्ट्रक्चर की क्लास में हम बोल्टेड कनेक्शन पढ़ रहे थे और आज की क्लास में हम बोल्ट स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बोल्ट स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है? मिनिमम ऑफ शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, राइट। मतलब शेयर कैपेसिटी निकालेंगे और बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे बोल्ट की, और इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही बोल्ट की क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी, राइट। और शेयरिंग कैपेसिटी के जो रिलेशन है वो IS कोड 10.3.3 सेक्शंस में दे रखे हैं, और बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूले रिलेशनशिप जो है वो हमें 10.3.4 में दे रखा है। तो आज पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, डिटरमाइन द शेयर एंड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ 20 mm बोल्ट। क्लास प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट है? 8.8 कनेक्टिंग थिक प्लेट एज शोन इन फिगर। गिवन वैल्यू है अपने को FU ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट कितनी दे रखी है? 410 MPa मेगा पास्कल। शेयर प्लेन कट्स द शैंक्स, मतलब क्या है कि जो इंटरसेप्टिंग प्लेन है वो हमारा कौन सा है? शैंक एरिया है, न कि थ्रेडेड एरिया है। तो जैसे कि हमारा बोल्ट यहाँ पे ऐसे कुछ थ्रेडेड एरिया है, तो जो प्लेट कट कर रही है वो कहाँ कर रही है? इस शैंक एरिया में कर रही है। अगर वो प्लेट थ्रेडेड एरिया में इंटरसेप्टिंग प्लेन मिलता तो यहाँ पे जो अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ए की वैल्यू निकालते हैं शेयर प्लेन में, उसकी वैल्यू जो होती थी वो शैंक एरिया से 0.78 टाइम मल्टीप्लाई कर देते थे, राइट। तो यहाँ पे हमें 0.78 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे एक ही शेयर है, सिंगल शेयर है। जॉइंट कैसा दे रखा है अपने को डायग्राम में? लैप जॉइंट दे रखा है। लैप जॉइंट में हमारा ये बोल्टेड कनेक्शन दे रखा है। इसकी थिकनेस अपने को कितनी दे रखी है? 10 mm दे रखी है। इस प्लेट की थिकनेस भी हमें 10 mm दे रखी है। यहाँ पे अप्लाइड लोड P टेंसाइल है, ओके। तो हमें इसकी बोल्ट की स्ट्रेंथ निकालनी है। सबसे पहले हमें दे रखा है कौन से ग्रेड क्लास का बोल्ट है? 8.8 क्लास का। मतलब इससे हम उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। 8 को 100 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बोल्ट की अल्टीमेट वैल्यू आ जाएगी, और फिर इस 800 को 0.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आती है 640, ये हमारी FIB की वैल्यू हो जाएगी। प्लेट की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ दे रखी है वो 410 क्वेश्चन में ही दे रखी है। सबसे पहले हम शैंक एरिया ASB निकालेंगे, तो वो π/4। डाया ऑफ बोल्ट कितना दे रखा है हमें? 20 mm, राइट। 20 mm डाया ऑफ बोल्ट के लिए हम एरिया ऑफ शैंक कितना होगा? π/4 इंटू 20 स्क्वायर, तो उसका एरिया कितना आ जाएगा? 314.16 mm स्क्वायर, राइट। अगर हमें नेट टेंसाइल एरिया निकालना थ्रेडेड पोर्शन में, तो उसको हम 0.78 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे, राइट। उससे जो अपना एरिया आएगा वो कितना आएगा? 245 mm स्क्वायर, ओके। देन हमें पता है कि अपना जो है वो सिंगल शेयर में फेल कर रहा है, और शेयर का जो इंटरसेप्टिंग प्लेन है वो कौन सा है? शैंक में है। तो NS की वैल्यू तो हमें पास कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ओके। और NN जो थ्रेडेड एरिया में इंटरसेप्टिंग प्लेन 0 है, तो उसकी NN की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, राइट। तो अब बोल्ट इन सिंगल शेयर फेल कराते उसके लिए हमारे पास IS कोड 3.3 में फॉर्मूला दे रखा है, FUB डिवाइडेड बाय गामा MB इंटू √3 मल्टीप्लीकेशन किसका करेंगे? NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। यहाँ पे NN मतलब थ्रेडेड पोर्शन में इंटरसेप्टिंग प्लेन कोई है नहीं है, तो इस NN की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, राइट। NN की वैल्यू 0 होगी, और NS की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 1, और ASB का एरिया भी दे रखा है यहाँ पे 314.16, राइट। इसको सॉल्व करेंगे। FUB की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और उसके बाद √3 इंटू 1.25 गामा MB की वैल्यू, ओके। इसको पुट करने से हमारे पास शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट आ जाएगी, राइट। देन हम निकालेंगे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट के लिए हम IS सेक्शन 10.3.4 को 4 में दे रखे रिलेशंस को यूज़ करेंगे। तो VDP DBP कितना आ जाएगा? 2.5 KB इंटू D इंटू TFU डिवाइडेड बाय गामा MB। गामा MB की वैल्यू तो 1.25 ही रहेगी। D इंटू T, D क्या है? डाया ऑफ बोल्ट। T क्या है? थिकनेस ऑफ टोटल थिकनेस ऑफ प्लेट किसी एक डायरेक्शन ऑफ लोडिंग में। इस डायरेक्शन की लोडिंग में टोटल थिकनेस ऑफ प्लेट्स कितनी है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस डायग्राम में इस डायरेक्शन लोडिंग में
थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है 10 mm है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 mm, राइट। अब के बी की वैल्यू निकालनी है, तो के बी की वैल्यू हम क्या किससे निकालते थे, मिनिमम ऑफ ई बाई थ्री डी नॉट पी बाई थ्री डी नॉट माइनस 0.25 एफ यू बी डिवाइडेड बाई एफ यू और 1। इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको अपन के बी की फॉर्म में कंसिडर करेंगे। डी नोट क्या होता है, डाया ऑफ होल। अब 20 mm डाया ऑफ बोल्ट है, मतलब 24 mm से कम है, तो क्लियरेंस कितनी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे 2 की। तो टोटल डाया ऑफ बोल्ट कितना आ जाएगा 22 mm, राइट। ई क्या है, ये अपने एज डिस्टेंस है, अज्यूम किया है कि कैसा है, मशीन कट है। उसके हिसाब से हमने माना कि रिलेशन अपना आएगा, मिनिमम एज कितनी प्रोवाइड करानी है 1.5 इंटू थ्री डी नोट, उसके हिसाब से हमारी आएगी 1.5 इंटू 22, उसके हिसाब से 33 mm हमारे पास ई की वैल्यू आ गई। पी क्या होता है 2.5 इंटू डाया ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, तो 2.5 इंटू 20, इससे हमारे पास वैल्यू आ गई 50। इन सारे वैल्यू को इस रिलेशन के बी के रिलेशन में पुट करेंगे, ओके। उससे हमारे पास के बी की वैल्यू आएगी मिनिमम ऑल दिस, जो कि लगभग 0.5 के आसपास आ रही है, ठीक है। के बी की वैल्यू आ गई, के बी आ गया हमारा 2.5 इंटू के बी कितना है 0.5, डाया ऑफ बोल्ट कितना दे रखा है डी 20 mm, डी थिकनेस हमारे एक डायरेक्शन में कितने प्लेट कनेक्टेड है, तो 10 mm के प्लेट्स कनेक्टेड है। एफ यू बी की वैल्यू कितनी, एफ यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, यहाँ पे एफ यू है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे वो अपन एफ यू बी कंसिडर मत करना, एफ यू बी अलग होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस रिलेशन में यहाँ एफ यू यूज कर रहा है, मतलब ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है, बोल्ट की नहीं है। अगर बोल्ट की पुट कर दी तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये एफ यू ही है, राइट। एफ यू की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 410, वो पुट कर दी, और गामा एम बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 1.25, ओके। तो यहाँ पे हमारे डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी, कितनी आ गई 82 किलो न्यूटन। शेयर कैपेसिटी कितनी आई थी, शेयरिंग कैपेसिटी हमारे पास आई थी 116 किलो न्यूटन की, राइट। और बियरिंग कैपेसिटी कितनी आई है, डिजाइन बियरिंग कैपेसिटी 82। बोल्ट वैल्यू या स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जो भी कहें इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट भी कहते हैं और बोल्ट वैल्यू भी कहते हैं, वो क्या होगी मिनिमम ऑफ दिस टू, मतलब बियरिंग कैपेसिटी और शेयर कैपेसिटी में जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमारे बोल्ट की कैपेसिटी या बोल्ट की स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो वो कितनी होगी 82 किलो न्यूटन। यही हमें फाइंड आउट करना था, और यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है, गिवन डाटा में हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि बोल्ट की थिकनेस, प्लेट्स की थिकनेस हमें कितनी दे रखी है, बोल्ट का डाया कितना है, बोल्ट किस क्लास का है, या तो क्लास दे रखी होगी या उसकी एफ यू बी की वैल्यू हमें डायरेक्टली दे रखी होगी, ओके। ये गिवन डाटा दिए रखा होगा, उसके हिसाब से सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सिंगल शेयर है कि डबल शेयर है। सिंगल शेयर है तो फिर हम चेक करेंगे कि ये जो इंटरसेप्टिंग प्लेन बन रहा है, दो शेयर प्लेन, मतलब इस बोल्ट और इस बोल्ट को, प्लेट को कनेक्ट करने के लिए हम जब ये बोल्ट को शेयर में फेल करा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो इंटरसेप्टिंग प्लेन है, ये बोल्ट के थ्रेडेड एरिया में बन रहा है कि शैंक के एरिया में बन रहा है, ओके। थ्रेडेड एरिया में बन रहा है तो उसके लिए हम 0.785 से मल्टीप्लाई करते थे उस एरिया को, और शैंक एरिया में तो अपन π/4 इंटू डी स्क्वायर ही ले लेते थे, राइट। इससे हमारे पास ए एस बी या ए एन एस बी की वैल्यू आ जाएगी। हम फिर कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ इंटरसेप्टिंग प्लेन कितने, डबल शेयर 2 आएंगे, सिंगल शेयर है तो 1 आएगा, ओके। फिर उसके हिसाब से फिर हमारे पास शेयरिंग कैपेसिटी का रिलेशन पुट करेंगे, एफ यू ऊपर √3 इंटू गामा एम बी प्लस एन इंटू ए एस बी, या एन एन इंटू ए एन एस बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी, ठीक है ना। उसमें पुट करने के बाद हमारे पास शेयरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। इससे हमारे फर्स्ट वैल्यू आ गई, उसके बाद देन आफ्टर हम क्या निकाल देते हैं, उसकी बियरिंग कैपेसिटी निकाल देते हैं। बियरिंग कैपेसिटी के लिए हमारे पास रिलेशन दे रखा है आई एस कोड में 2.5 इंटू के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू अपॉन गामा एम बी, ओके। इस रिलेशन में हमें के बी की वैल्यू है वो 4 रिलेशन दे रखे हैं हमें, ई डिवाइडेड बाई 3 डी नॉट प्लस और कॉमा करके पी डिवाइडेड बाई 3 डी नॉट माइनस 0.25 एफ यू अपॉन एफ यू बी, ओके, एन 1 एफ यू बी अपॉन एफ यू और 1। इन चारों रिलेशंस में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, के बी की वैल्यू हो जाएगी। के बी आके उसके हिसाब से फिर अपन डिजाइन बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। सारी वैल्यू को पुट करेंगे और डिजाइन बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। डिजाइन बियरिंग कैपेसिटी आने के बाद हम चेक करेंगे कि मिनिमम वैल्यू दोनों में से कौन सी है। जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमने लैप जॉइंट देखा था। अगर हमारा कनेक्शन कैसा है, बट कनेक्शन है, मतलब ये प्लेट जो है वो इस मेन प्लेट के साथ बट कनेक्शन में जॉइंटेड है। ठीक है, और यहाँ पे हमने 8 mm की कवर प्लेट प्रोवाइड कराई है और नीचे भी 8 mm की कवर प्लेट प्रोवाइड कराई है। ये थिकर प्लेट की जो थिकनेस है वो कितनी दे रखी है हमें, 18 mm, और इसकी कितनी दे रखी है, 10 mm। फिर हमें दे रखा है कि जो अप्लाइड लोड है वो कितना है, 750 mm। यहाँ पे जो पी लोड लग रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है 750 kN। ओके, ये इतना लोड यहाँ पे लग रहा है। ठीक है ना, तो बोल्ट का डायामीटर हमें दे रखा है 20 mm। स्टील ग्रेड जो यूज कर रहे हैं प्लेट का वो कौन सा है, 410। बोल्ट का ग्रेड कौन सा है, 4.6। तो इसके हिसाब से हम इसकी एफ यू वैल्यू, एफ यू बी और एफ वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ यू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। 4 × 100, एफ यू बी इक्वल टू 400। ओके, ठीक है। कवर प्लेट ऑन बोथ साइड जिसकी थिकनेस 8 mm दे रखी है। तो सबसे पहले थिकनेस ऑफ द प्लेट कंसीडर, मिनिमम देखेंगे 18 mm, 10 mm, और कवर प्लेट जो दे रखा है वो डबल ऑफ द दिस थिकनेस कर देंगे। दोनों साइड प्रोवाइड करा रखी है 16 mm। तो मिनिमम थिकनेस कितनी आई है अपनी, 10 mm की। सबसे पहले देखेंगे बोल्ट किससे है, डबल शेयर फेल कर रहा है, मतलब बोल्ट का इंटरसेप्टिंग पेन यहाँ पे अगर हमने बोल्ट होगा और एक बोल्ट कहाँ होगा, जैसे कि इस लाइन में बोल्ट होंगे, इसमें इंटरसेप्टिंग प्लेन कहाँ मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, दूसरा कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। मतलब डबल शेयर में ये बोल्ट फेल होगा, राइट। तो डबल शेयर में जब फेल होगा तो हमें डबल शेयर में फेल होगा पता चल गया। फिर यहाँ पे थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट प्रोवाइड करानी पड़ेगी, अगर उसके लिए हमें रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हमारी जो थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट प्रोवाइड करानी है वो 6 mm से ज़्यादा है, यहाँ पे 18 - 10 करेंगे तो 8 mm है। ओके, तो बीटा पी के जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 0.0125 × टी पी के जी। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0.99 इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं। शेयरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमें पता ही है। डिजाइन शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कितनी हो जाएगी, एफ यू बी डिवाइडेड बाई √3 इंटू गामा एम बी, एन एन ए एन बी प्लस एन एस इंटू ए एस बी इंटू बीटा पी के जी से मल्टीप्लाई करेंगे। और डबल शेयर है तो इसकी जो शेयर स्ट्रेंथ एक वोल्ट की है, एक प्लेन पे है, उसकी मल्टीप्लीकेशन में 2 लिख देंगे। मतलब यहाँ पे फेल करेगा तो उसका प्लस यहाँ पे भी फेल करना चाहिए, दोनों जगह फेल होगा तब ये शेयर फेलियर माना जाएगा। तो इस इंटरसेप्टिंग प्लेन के लिए ये रिलेशन आ जाएगा इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। ओके, तो 400 √3 इंटू 1.25। हमने माना है कि शैंक एरिया में, थ्रेडेड एरिया में ये फेल कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह से हमारा बोल्ट होगा ये। तो बोल्ट का जो इंटरसेप्टिंग प्लेन है वो एक यहाँ पे है और दूसरा भी कहाँ पे है, यहीं पे कहीं है। ओके, तो कुछ प्लेट इस तरह से कनेक्टेड है। राइट, तो यहाँ पे एक इंटरसेप्टिंग प्लेन मिला, दूसरा इंटरसेप्टिंग प्लेन विथ थ्रेडेड एरिया में ही है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो यहाँ पे एन एस की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दो, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो 1 इंटू 0.78 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू बीटा पी के जी की वैल्यू कितनी थी, 0.99, वो यहाँ पुट कर दी। और 2 प्लेन मिल रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इससे हमारी शेयर स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक है, फिर हम बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो उसके लिए 2.5 के बी डी टू टी एफ यू अपन गामा एम बी, इस रिलेशन में पुट करेंगे सारी वैल्यू। के बी की वैल्यू निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। डी नोट आ जाएगा 20 + 2 mm, 2 mm का क्लियरेंस हो जाएगा, तो 22 mm डाया ऑफ होल प्रोवाइड कराएंगे। एज डिस्टेंस इन मशीन कट
कितनी होती है 1.5 इंटू 2 तो 33 आ जाएगा। जो पिच है मिनिमम वो कितनी 2.5 इंटू 20 तो 50 आ जाएगा। इससे केबी की वैल्यू वापस कितनी आई हमारे पास 50 ही आ गई। ओके, उससे हमारे पास डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी 82 किलोमीटर। बोल्ट वैल्यू या बोल्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो मिनिमम ऑफ दिस टू होती है, मतलब 81.47 और 82। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी बोल्ट वैल्यू 81.47 किलो न्यूटन। अब हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने होंगे, एक बोल्ट जो होता है वो 81 किलो न्यूटन 81.47 किलो न्यूटन का लोड बियर करता है ना। उसके बाद फेल करता है। टोटल लोड जो अपना लग रहा है वो कितना 750 लग रहा है। तो टोटल कितने बोल्ट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, ताकि यहाँ पे कितने बोल्ट्स प्रोवाइड कराएं ताकि ये जो लोड है वो पहले इस प्लेट में ट्रांसफर हो, फिर उस प्लेट से इस कवर प्लेट में ट्रांसफर हो, और वहां से फिर इस बट जॉइंट के इस प्लेट में ट्रांसफर हो। राइट, यहाँ पे तो ये कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स होने चाहिए 750 डिवाइडेड बाय 81.47। तो यहाँ से हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने आने चाहिए 10 आने चाहिए। ठीक है ना, इसको डिवीजन करके 9.2 आया तो हम कितने सेफर साइड के हिसाब से 10 प्रोवाइड कराएंगे। मतलब यहाँ पे हम कनेक्शन कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारी प्लेट एक है, ये दूसरी प्लेट है। ओके, फिर उसके ऊपर हमारी कवर प्लेट है कुछ इस तरह से, ये इसके ऊपर कवर प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 बोल्ट देंगे। यहाँ पे 750 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो यहाँ 5, एक बोल्ट यहाँ आ जाएगा, एक बोल्ट यहाँ आ जाएगा, एक बोल्ट यहाँ आ गया, एक बोल्ट यहाँ आ गया। ये कितने हो गए 5 बोल्ट यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। तो ये 10 बोल्ट जो है वो इस प्लेट को कवर प्लेट के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर ये जो लोड होगा वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे भी कनेक्शन देने के लिए हमें 10 बोल्ट प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5। ऐसे 2 लाइन्स ऑफ बोल्ट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, और उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए ये हम आई एस कोड से डिफाइन करेंगे। मिनिमम गॉस डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 75 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। पिच डिस्टेंस में यहाँ पे मिनिमम पिच डिस्टेंस होगी वो कितनी होनी चाहिए 2.5 इंटू नॉमिनल डाया बोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब 50 mm से ज़्यादा होनी चाहिए ये स्पेसिंग। एज डिस्टेंस हमारे पास 33 mm की, ये सारी वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट कर रखी है। ओके, तो उसको पुट करेंगे तो हमारा जो फाइनल डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे 2 प्लेट्स को कवर प्लेट से कनेक्ट कर रखा है, और जो है वो 20 mm डाया 4.6 ग्रेड ऑफ बोल्ट प्रोवाइड करा रखा है। तो नंबर ऑफ जो बोल्ट्स हैं वो कितने हैं 10 है। ये बोल्ट्स कितने हैं 10 है। इस असेंबली में भी 10 प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। ओके, ये टोटल 10 नहीं होने चाहिए, एक साइड 10 होने चाहिए, क्योंकि जो अपनी असेंबली है वो किस तरह से, जैसे कि ये प्लेट है, यहाँ पे 750 का लोड लग रहा है। यहाँ पे एक बोल्ट जो था उसने मतलब 81.47 का लोड ट्रांसफर कर दिया इस प्लेट में, फिर दूसरे बोल्ट ने भी 81.47 का लोड ट्रांसफर किया। इस तरह से या इस प्लेट से इस कवर प्लेट में टोटल कितना 750 का लोड ट्रांसफर होना चाहिए। राइट, मतलब दोनों प्लेट को मिला के। तो यहाँ पे 750 का लोड ट्रांसफर करने के लिए कितने 10 बोल्ट प्रोवाइड कराने होंगे। ओके, फिर ये सारा का सारा लोड इस प्लेट से इस प्लेट में ट्रांसफर करना होगा। ओके, तो यहाँ से 750 किलो न्यूटन का लोड जो है वो इस प्लेट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे भी कितने बोल्ट प्रोवाइड कराने पड़ेंगे 10 बोल्ट। राइट, इस तरह से हमारा बट कनेक्शंस का डायग्राम बनता है। उसी जगह पे अगर हमारा लैब जॉइंट होता तो लैब जॉइंट में हमें सिर्फ एक ही कनेक्शन देना था, सीधे 10 बोल्ट ही दे देते यहाँ पे 2 लाइन में। ओके, और यहाँ 750 का लोड ट्रांसफर हो जाता। ठीक है, अगर इस तरह से होता
डबल शेयर में फेल भी हो जाता और लैप जॉइंट भी बन जाता। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारी बोल्ट की असेंबली रहेगी और ये हमें डायग्राम बना के आना एग्जाम में। ये हमारे स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और नंबर ऑफ बोल्ट किसी जॉइंट्स का निकालना, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हो गए। फिर अगला टॉपिक है हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट फाइंड आउट करनी होगी। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन जॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालते हैं। इसके लिए TDN की वैल्यू होती है 0.9 AN FU अपॉन गामा M1। गामा M1 जो होता है वो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.25 का। ठीक है ना। AN जो होता है वो नेट इफेक्टिव एरिया है, उसका रिलेशन हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं B माइनस NTN प्लस PSI अपन 4G, PSI का स्क्वायर अपन 4G और इंटू T थिकनेस ऑफ द प्लेट। अब यहाँ पे B क्या है, B टोटल विड्थ ऑफ प्लेट है। ओके, नेट इफेक्टिव एरिया क्यों लेते हैं, क्योंकि जब भी हमारा टेंसाइल फोर्स लगता है, जैसे ही हमारा एक क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ पे हमारा टेंसाइल फोर्स लगा, तो यहाँ पे इफेक्टिव एरिया कितना आ जाएगा, अगर इतने पे लग रहा है, जब इसकी थिकनेस T है, इसकी विड्थ ये B है, यहाँ से यहाँ तक B है, इसकी थिकनेस T है, तो यहाँ पे तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा B इंटू टी, राइट। परंतु हमने क्या किया कि यहाँ पे एक होल कर दिया, और अब इस क्रॉस सेक्शन पर टेंसाइल एरिया निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा B डिवाइड माइनस डाया ऑफ होल इंटू टी। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ पे इफेक्टिव एरिया हो जाएगा। जब अगर हमारे बोल्ट किसी दो हो इस तरह से, और यहाँ पे इस सेक्शन पे अगर इफेक्टिव एरिया निकालें तो कितना हो जाएगा B माइनस 2D। B माइनस जो होल पोर्शन है वो तो टेंसाइल फोर्स को बियर करेगा नहीं, B माइनस 2D, यहाँ पे 2D नॉट है मतलब डाया ऑफ होल है। ओके, इंटू टी। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि जो भी क्रिटिकल सेक्शन होगा वहां पे हमारी टेंसाइल फेलियर होगा, तो उस सेक्शन पे जो भी हमारी स्ट्रेंथ आएगी वही हमारी उस प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो सबसे कम एरिया कहाँ पे आ रहा है, इस थर्ड सेक्शन पे आ रहा है। ये अगर पहला सेक्शन हमने कट किया था, यहाँ पे ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो थर्ड सेक्शन पे हमारी क्या वैल्यू आ रही है, सबसे कम एरिया की आ रही है। उसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेंथ आएगी वो सबसे कम होगी, और वही हमारे उस प्लेट की क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी, राइट। तो वो हमारी प्लेट की स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो इसको जब हम FU से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये प्लेट की स्ट्रेंथ आ जाएगी, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 0.9 का लगाते हैं और गामा M1 का लगाते हैं। 0.9 डिवाइडेड बाय गामा M1। तो ये तो तब हो गया जब हमारा कनेक्शन कुछ इस तरह से है। हम एक जनरल कनेक्शन लेते हैं, कैसा स्टैगर्ड, जिसमें जिग-जैग पैटर्न में कनेक्टेड है, जैसे इस डायग्राम में दे रखा है। यहाँ पे कनेक्शन में अगर हम यहाँ पे अगर सेक्शन कट करते हैं तो B इंटू टी थिकनेस हो जाएगी, उतना अपने पास एरिया आ जाएगा। अगर सेक्शन यहाँ पे कट किया जाता है, यहाँ पे डाया ऑफ होल कितना माइनस होगा, 1। और अगर सेक्शन हमारा कुछ इस तरह से फेल करे, जिग-जैग में हो सकता है, तो फिर कैसे एरिया कैलकुलेट करते थे, वहां पे B माइनस ND तो रहता है, इस फैक्टर को एडिशनली ऐड करते हैं। यहाँ पे P क्या है, इन दोनों बोल्ट की बीच की पिच डिस्टेंस, ये P हो जाएगी। G क्या है, यहाँ की ये जो डिस्टेंस है G, वर्टिकल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो G हो जाएगी। ओके, ये तो फर्स्ट बोल्ट की होगी। सिग्मा लग रहा है मतलब सेकेंड बोल्ट की क्या होगी, यहाँ से ये पिच और इसकी ये गॉस डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से इन दो फैक्टर को एडिशनली ऐड करते हैं और उसको टी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो सेक्शन 1 पे हमारा एरिया क्या आ जाएगा, B माइनस डी डाया ऑफ होल इंटू टी थिकनेस। इस सेक्शन में मतलब एक ही बोल्ट आ रहा है, उस बोल्ट होल को माइनस करेंगे, इससे हमारा इफेक्टिव एरिया आएगा, राइट। फिर सेकेंड सेक्शन पे B माइनस कितने डाया ऑफ होल माइनस करेंगे, 1, 2 और 3। हाँ, 1, 2 और 3, तो 3 डाया ऑफ होल माइनस करेंगे तो B माइनस 3D नॉट DH माइनस होगा। उसके साथ ही हम ये इस जिग-जैग पोर्शन का जो मतलब
एक शेयर स्ट्रेंथ डेवलप होगी, उसको ऐड करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g, ये फर्स्ट जेक का, और सेकंड जेक का कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g, और इसको टी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे देखो कि जब हमारी जी की वैल्यू और पी की वैल्यू अगर वेरी करती है, यहाँ पे मतलब देखो एक बोल्ट यहाँ पे दे रखा है, दूसरा बोल्ट यहाँ पे दे रखा है, और तीसरा बोल्ट हमने कहीं यहाँ पे दे रखा है। पी लोड के कारण हमारा इफेक्टिव एरिया निकालना है। इफेक्टिव एरिया मतलब हमारे पास कितना स्टील ऑफ मटेरियल उस सेक्शन पे है। अगर डायाफोल आएगा तो वहाँ पे मटेरियल हमने एक्सकेवेट मतलब निकाल लिया है, तो वहाँ पे तो वो स्टील का मटेरियल है नहीं, तो वो तो टेंसाइल लोड को बियर करेगा नहीं, तो उस मटेरियल को माइनस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये इस बोल्ट से इस तरह से मतलब फेलियर प्लेन जो बनेगा, हमने माना कि वो कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोर्शन में G1 की वैल्यू है और ये हमारी P1 वैल्यू होगी। इन दोनों बोल्ट के बीच की जो गॉस डिस्टेंस है वो कितनी है, G2 है, और इन दोनों बोल्ट की जो पिच डिस्टेंस है वो P2 है। टोटल बोल्ट कितने हैं, 1 2 3, इस सेक्शन पे कितने बोल्ट होल को माइनस करेंगे, माइनस, टोटल विड्थ इस B है, ओके। इस टोटल विड्थ B में से 3 बोल्ट होल को माइनस कर दिया, और फिर इस सेक्शन के लिए हम P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4G1 प्लस P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4G2, और इसको टी थिकनेस से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इफेक्टिव एरिया आ जाएगा। इस इफेक्टिव एरिया को अगर हम AN को कहते हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके। 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे जब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है। FU टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होती है, ओके, जो 410 अधिकतर क्वेश्चन में दे रखी होती है, राइट, और डिवाइडेड बाय गामा I1 से हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट आ जाएगी। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है वो उसकी इफेक्टिव एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, है ना। अगर इफेक्टिव एरिया फाइंड आउट हो गया तो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हमारा बोल्टेड डिज़ाइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।